हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन करने वाले जीव लैंगिक जनन के दौरान विशेष घटनाओं को प्रदर्शित करते हैं और इन घटनाओं में मूलभूत समानता होती है और इन घटनाओं को 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं? नंबर 1 निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाओं में सबसे पहली घटना जो होती है वो होती है युग्मक जनन। युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस। और दूसरी घटना जो होती है वो होती है युग्मक स्थानांतरण। गैमेट ट्रांसफर। सबसे पहले अपन देखते हैं कि युग्मक जनन क्या है। युग्मक जनन सबसे पहले अपन देखते हैं कि युग्मक क्या है। किसी जीव की अगुणित कोशिका युग्मक कहलाती है। किसी जीव की अगुणित कोशिका क्या कहलाती है? युग्मक कहलाती है। यानी कि अगुणित कोशिका क्या कहलाती है? युग्मक कहलाती है। अब हम बात करें कि सूत्र गुणिता के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। अगुणित जीव और द्विगुणित जीव। अब हम बात करें अगुणित जीव, ऐसे जीव जिनके शरीर की कोशिकाएं अगुणित होती है, यानी कि उनकी कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्र जोड़े के अंदर नहीं पाए जाते, ऐसे जीवों को अगुणित जीव कहते हैं। अब अगुणित जीव जो परिपक्व अवस्था में जाते हैं तो उनके लैंगिक अंगों की कोशिकाएं भी अगुणित होती हैं। तो देखिए, ये जीव की लैंगिक अंग की जनन कोशिका है जो अगुणित है। अब ये लैंगिक जनन के दौरान इस अगुणित कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन होता है और युग्मक का निर्माण होता है। इस कोशिका के अंदर कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है और किसका निर्माण होता है? युग्मकों का निर्माण होता है। जब किसी कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है तो एक कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं और दोनों पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि गुणसूत्र जो होते हैं समसूत्री विभाजन में जनक कोशिका के समान ही रहते हैं। इस प्रकार से युग्मक का निर्माण हो गया। यानी कि अगुणित जीवों में युग्मकों का निर्माण कौन से विभाजन द्वारा हुआ? समसूत्री विभाजन के द्वारा हुआ। अब देखिए, इन युग्मकों के अंदर संलयन होता है और द्विगुणित कोशिका बनती है। इससे युग्मनज कहते हैं। अब इस युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। जब किसी कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं और इन 4 पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक से आधी होती है और अर्धसूत्री विभाजन जो है वो 2 चरणों में पूर्ण होता है। तो इस युग्मनज के अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो पहले होता है अर्धसूत्री फर्स्ट और इसके फलस्वरूप एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं और इन दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्र है वो जनक कोशिका से आधे हो जाते हैं। अब इस बनी हुई अगुणित कोशिकाओं में अर्धसूत्री सेकंड होता है और प्रत्येक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं। कौन सा हुआ?
अर्धसूत्री सेकंड हुआ। और प्रत्येक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं और दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ये कोशिकाएं वृद्धि करके पुनः अगुणित जीव का निर्माण करती है। अब दूसरी बात हम करते हैं द्विगुणित जीवों की। द्विगुणित जीव वे जीव जिनकी शरीर की कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, यानी कि प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र जोड़े के अंदर पाए जाते हैं। जैसे मानव की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र 23 जोड़ी होते हैं। कितने गुणसूत्र हो गए? 46 गुणसूत्र हो गए, 23 जोड़ी होते हैं। तो इनके जनन अंगों की कोशिकाएं जो होती हैं वो भी द्विगुणित होती हैं। जब ये जनन अंग परिपक्व हो जाते हैं तो इनकी जनन अंग की कोशिका जो द्विगुणित है में युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। सबसे पहले इस जनन कोशिका में अर्धसूत्री फर्स्ट हुआ, जिसके फलस्वरूप क्या बनी? 2 कोशिकाएं बनी। 2 कोशिकाएं कैसी है? अगुणित है। अर्धसूत्री फर्स्ट हुआ। अब प्रत्येक कोशिका में अर्धसूत्री सेकंड होगा। अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होगा। प्रत्येक कोशिका से 2 कोशिका बनी और इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि अगुणित ही रहते हैं। इस प्रकार से बनी 4 कोशिकाएं जो होती हैं वो युग्मक कहलाती हैं। ये द्विगुणित जनन कोशिका अगर नर जनन कोशिका है तो बने हुए युग्मक नर युग्मक कहलाते हैं। नर युग्मक यानी कि पुंमणु या शुक्राणु कहलाते हैं। अगर ये जनन कोशिका मादा जनन कोशिका है तो ये बने हुए युग्मक जो हैं वो अंडाणु या डिंब कहलाते हैं। तो इस प्रकार से युग्मकों का निर्माण होता है। अब दूसरी बात, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया के अंदर बने हुए युग्मक अगर एक जैसे हैं, यानी कि आकारिकी में एक जैसे हैं, तो इन युग्मकों को समयुग्मक कहते हैं। ऐसा होता है क्लेडोफोरा शैवाल के अंदर। अगर युग्मक जनन की प्रक्रिया में बने हुए युग्मक आकारिकी रूप से समान नहीं होते हैं तो ऐसे युग्मकों को विषम युग्मक कहा जाता है। ऐसा होता है फ्यूकस के अंदर और मानव के अंदर। तो इस बात को हम लिख लेते हैं। युग्मक जनन गैमीटोजेनेसिस जनन अंगों की जनन कोशिका द्वारा जनन अंगों की जनन कोशिका द्वारा युग्मक निर्माण की प्रक्रिया युग्मक निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। युग्मक जनन कहलाती हैं। समयुग्मक युग्मक जनन द्वारा बने युग्मक आकारिकी रूप से एक जैसे हो तो इन्हें समयुग्मक कहते हैं।
विषम युग्मक, युग्मक जनन द्वारा बने युग्मक आकारिकी रूप से भिन्न हो तो इन्हें विषम युग्मक कहते हैं। जीवों की लैंगिकता, लैंगिकता के आधार पर जीव जो होते हैं वो एक लिंगी होते हैं और द्विलिंगी होते हैं। अब हम बात करें एक लिंगी जीव के बारे में। एक लिंगी वे जीव जिनमें नर व मादा जननांग में से कोई एक जननांग उपस्थित हो, ऐसे जीवों को एक लिंगी जीव कहते हैं। अगर हम बात करें पादपों की, तो पादप जो होते हैं उनके अंदर जो जनन अंग होता है वो पुष्प होता है। पुष्प के अंदर नर जननांग जो होता है, नर जननांग वो पुमंग होता है और पुमंग का एक इकाई सदस्य पुंकेसर कहलाता है। इसी प्रकार से पुष्प का मादा जननांग जो होता है, मादा जननांग जो होता है जायांग होता है और जायांग का एक इकाई सदस्य स्त्री केसर कहलाता है। तो ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक जननांग पाया जाता है तो ऐसे पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जिस पुष्प के अंदर दोनों जनन अंग पाए जाते हैं तो उस पुष्प को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जिस पादप के अंदर एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं ऐसे पादप एक लिंगी पादप या एक लिंगाश्री पादप या विषम थेलसी पादप कहलाते हैं। एक लिंगी, एक लिंगाश्री या विषम थेलसी पादप जब एक पादप में नर व मादा संरचनाओं में से कोई एक संरचना पाई जाती है तो इन्हें एक लिंगी या एक लिंगाश्री या विषम थेलसी पादप कहा जाता है। एक लिंगी पादप कहा जाता है। ऐसे पादप जो होते हैं एक तो पपीता, खजूर आदि एक लिंगी पादप होते हैं। उभय लिंगाश्री पादप जब एक पादप में नर संरचना और मादा संरचना दोनों पाई जाती हैं तो वो पादप उभय लिंगाश्री पादप या द्विलिंगी पादप कहलाते हैं। जब एक पादप में दोनों
नर व मादा संरचनाएं पाई जाती हैं तो इन्हें द्विलिंगी पादप कहते हैं। उदाहरण नारियल आदि। एक लिंगी जंतु जब एक जंतु में नर व मादा संरचनाओं में से कोई एक जनन संरचना पाई जाती है तो इन्हें एक लिंगी जंतु कहते हैं। जैसे मानव, इसी प्रकार से द्विलिंगी जंतु, द्विलिंगी या उभयलिंगी जंतु जब एक जंतु में नर व मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं इन्हें द्विलिंगी या उभयलिंगी जंतु कहते हैं। उदाहरण केंचुआ, जोंक, टैपवर्म आदि। अब हम बात करेंगे युग्मक स्थानांतरण की। जब युग्मक जनन क्रिया के द्वारा युग्मकों का निर्माण हो जाता है तब युग्मकों का स्थानांतरण होता है जिससे युग्मकों का संलयन हो सके। युग्मक स्थानांतरण के अंदर विशेष रूप से नर युग्मक जो होते हैं वो गतिमान होते हैं और मादा युग्मक जो होते हैं वो स्थानबद्ध होते हैं। हम बात करें सामान्य पादपों की तो सामान्य पादपों के अंदर नर युग्मक जो होते हैं वो किसी माध्यम विशेष रूप से जल के द्वारा गति करते हुए मादा युग्मक तक जाते हैं और युग्मकों का संलयन होता है जिसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ऐसा होता है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के अंदर। अगर हम बात करें पुष्पी पादपों की तो पुष्पी पादपों में नर संरचना परागकण बनती है और परागकण परागण क्रिया के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं और वहाँ परागकण अंकुरित होते हैं, वहाँ से पराग नली निकलती हैं और पराग नली के द्वारा नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुँचता है और इन दोनों युग्मकों में संलयन हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें जंतुओं की तो जंतुओं के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन के लिए एक विशेष क्रिया पाई जाती है, इसे मैथुन क्रिया कहते हैं। मैथुन क्रिया के दौरान नर जंतु मादा जंतु के जनन अंग में शुक्राणुओं को छोड़ता है जिससे नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, तो इसे युग्मक स्थानांतरण कहा जाता है। 2 नंबर
युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण के अंदर देखिए, युग्मक जनन क्रिया द्वारा, युग्मक जनन क्रिया द्वारा बने नर व मादा युग्मक कायिक रूप से निकट आते हैं ताकि निषेचन की क्रिया संपन्न हो सके, निषेचन की क्रिया संपन्न हो सके, तो इसे युग्मक स्थानांतरण होता है। अब लैंगिक जनन की अगली घटना निषेचन किसे कहते हैं या निषेचन कैसे होता है। नंबर 2, निषेचन फर्टिलाइजेशन युग्मक जनन क्रिया द्वारा, युग्मक जनन क्रिया द्वारा बने नर व मादा युग्मकों का संलयन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। अनिषेक जनन, पार्थिनोजेनेसिस, कुछ जीवों के अंदर बिना निषेचन के ही मादा युग्मक नए जीव का निर्माण करता है। इस क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। इसमें युग्मकों का निर्माण तो होता है, लेकिन मादा युग्मक नर युग्मक के संलयन के बिना ही नए जीव का निर्माण कर देता है। ये क्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। बिना निषेचन क्रिया के ही मादा युग्मक नए जीव का निर्माण करता है, नए जीव का निर्माण करता है। इसे अनिषेक जनन कहते हैं। उदाहरण, रोटीफॉर्स के अंदर इस प्रकार का होता है, मधुमक्खियों में इस प्रकार का होता है, कुछ छिपकलियों में इस प्रकार का होता है, और टर्की पक्षी में इस प्रकार का होता है। अब हम देखेंगे लैंगिक जनन की तीसरी घटना, निषेचन पक्ष घटना। निषेचन पक्ष घटनाएं, इसके अंदर सबसे पहले
युग्मनज का निर्माण, जाइगोट का निर्माण, और जाइगोट के बाद में भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव एम्ब्रियोजेनेसिस। देखिए, निषेचन क्रिया के दौरान जब युग्मकों का संलयन होता है तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। अब इस द्विगुणित युग्मनज के बाद भ्रूणोद्भव क्रिया होती है, यानी कि द्विगुणित युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। युग्मकों के संलयन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण, और फिर इस युग्मनज से भ्रूण का विकास क्या कहलाता है? भ्रूणोद्भव कहलाता है। युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया भ्रूणोद्भव कहलाती है। युग्मनज में सबसे पहले समसूत्री विभाजन होंगे। इन विभाजनों को विदलन कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप युग्मनज के अंदर जो कोशिकाएं बनेगी उन कोशिकाओं को कोरक खंड ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है। अब इन ब्लास्टोमियर के अंदर विभेदीकरण होगा, जिसके फलस्वरूप उत्तक व अंगों का निर्माण होगा और इस प्रकार से नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। इस क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। इस प्रकार लैंगिक जनन के अंदर सबसे पहले युग्मक जनन होता है। युग्मक जनन के बाद इन बने हुए युग्मकों का स्थानांतरण होता है और ये युग्मक जो होते हैं वो नज़दीक आते हैं और इनके अंदर संलयन हो जाता है, यानी कि निषेचन क्रिया होती है। निषेचन क्रिया के बाद में युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज में विकास के द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण से नया जीव बनता है। इस प्रकार की घटनाएं जो होती हैं वो लैंगिक जनन के अंदर होती है। अब प्राणियों को दो भागों में बांटा गया है। प्राणियों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक अंडप्रजक, अंडप्रजक वे प्राणी होते हैं जो अंडे उत्पन्न करते हैं। जैसे इसके अंदर आता है सरीसृप और पक्षी। दूसरे प्रकार के जो प्राणी होते हैं उन्हें कहा जाता है सजीव प्रजक। शिशु उत्पन्न करने वाले प्राणी जो होते हैं वो सजीव प्रजक कहलाते हैं और अंडे उत्पन्न करने वाले प्राणी जो होते हैं वो अंड प्रजक कहलाते हैं। पुष्पी पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। बीजांड में होता है। युग्मनज से भ्रूण व बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल का निर्माण होता है।
जो आगे चलकर फल भित्ति का निर्माण करता है। और फल भित्ति जो होती है वो फल की सुरक्षा करती है।